गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टॉपिक को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है NEP 2020, मतलब न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020, जो लेटेस्ट अभी सरकार के द्वारा लागू किया जाने वाला है। अभी लागू हुआ नहीं है, लागू किया जाने वाला है। उसका एक फॉर्मेट तैयार हुआ है। उस फॉर्मेट पर आज हम लोग विचार करेंगे आखिर उसमें है क्या, क्या कुछ ऐसा क्या उसमें नया है जो जिसे हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। उससे क्या चेंज आने वाला है, उससे क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या नया आने वाला है, क्या पुराना उसमें से निकलने वाला है। इन सभी बात पर आज आप चर्चा करेंगे। या न्यू एजुकेशनल पॉलिसी की आवश्यकता क्यों है इस नए यंग जनरेशन को, उससे क्या लाभ होने वाली है, उससे क्या हानियां होने वाली है, उसमें क्या कमियां हैं। इन सभी स्थिति में इन सभी पॉइंट्स पर आज हम लोग विचार करना चाहते हैं। तो गेट रेडी। हम लोग आज सोचेंगे इस पॉइंट्स के बारे में जिसका नाम है NEP 2020 न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, मतलब ये जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में, अर्थात इसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये है क्या। सबसे पहली बात आप ये समझो कि शिक्षा में बदलाव क्यों करना आवश्यक होता है या इसे क्यों किया जाता है। जैसे कि आप थोड़ा सा हम लोग अपने अतीत में चलते हैं। अतीत हमारा ये है कि जब अंग्रेज भारत आया था, जिस समय लगभग 1915, जिस समय महात्मा गांधी का ये अहिंसा आंदोलन चल रहा था, तो आपको याद होगा कि उसमें से एक चंपारण सत्याग्रह था, नील विद्रोह था, तिनकठिया प्रणाली था। तो वो नील विद्रोह क्या था, समझिएगा कि एजुकेशनल पॉलिसी क्यों होता है, क्यों चाहिए यंग जनरेशन को। तो उसमें ये कहा गया था कि नील विद्रोह इसीलिए हुआ था कि जिस समय यहाँ पे अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेज लोग क्या करते थे कि यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली, मतलब यदि आपके पास 20 कट्ठा खेत है तो आपको उसमें से 3 कट्ठा नील लगाना, जो हम लोग गंजी वंजी शर्ट वर्ट में डालते हैं वही नील, उस नील को लगाना अति आवश्यक है। लेकिन आने वाले समय में उस नील की खेती को महात्मा गांधी के द्वारा और अन्य राजनेताओं के द्वारा विद्रोह करके इसको ख़त्म किया गया। तो सबसे पहली बात कि वो नील की खेती इसीलिए करवाई गई क्योंकि उस समय जो है विश्व के अन्य देशों को नील की आवश्यकता थी। इसीलिए अंग्रेज का शासन था, उन्होंने हम लोगों पर नील की खेती करना एक एक्स्ट्रा भार थोप दिया गया। नंबर 1, आने वाले समय में क्या किया हम लोगों ने, जब देखा कि उस नील की खेती से हमारी खेती, हमारे खेत, हमारी मिट्टियाँ खराब हो रही हैं, तो आपने क्या किया, हम सबों ने मिल करके वो जो एक आंदोलन करके उस प्रणाली को हम लोगों ने बंद किया। जब लगा कि नहीं ये प्रणाली आने वाले जनरेशन को क्षति पहुंचाने वाली है, तो आपने क्या किया, उसको बंद करवाया। नंबर 1। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे अंग्रेज का शासन था तो यहाँ पे कुछ विशेष भाषाएं पढ़वाई जाती थी स्कूल में, जैसे फ्रेंच पढ़वाई जाती थी, जैसे इंग्लिश पढ़वाई जाती थी। और इंग्लिश पढ़वाने का कारण यहाँ पे इंग्लिश स्कूल्स खुलवाए जाते थे। उनके पीछे एक रीज़न था। रीज़न ये था कि यदि यहाँ के बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे तो अंग्रेज को यहीं से अच्छे ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क, अच्छे मजदूर उसको यहाँ से मिल जाएंगे। इस वजह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग भाषाओं की शिक्षा को प्रचलित करवाया। नंबर 2। नंबर 3, जब हम लोग उसके बाद 1947 में आज़ाद हो गए, तो जब हम लोग 1947 में आज़ाद हुए तो इस समय में हमारे पास तो एक बहुत ही दर्दनाक कहानियाँ थी, जिसमें से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा था। उस बंटवारे के बाद हम लोग जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी उसी को कुछ दिन तक, क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गए थे इस बंटवारे को लेकर के, इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे, एकदम से लोगों के बीच रिश्ता तार तार हो चुका था, लोग एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा आपसी भेदभाव बढ़ चुका था। इन सब परेशानियों को देखते हुए 1968 तक इसी शिक्षा नीति को चलाया गया जो 1947 में था। और 1968 में आज़ादी के बाद 1968 में नई शिक्षा नीति लाई गई। समझिएगा अच्छे से, नई शिक्षा नीति लाई गई, मतलब कि
कि हमारी यहाँ की शिक्षा पद्धति क्या होनी चाहिए, उस चीज़ को हम लोगों ने बैठ करके एक नया मानक तय किया। कंप्लीट यहाँ से हम लोगों ने ये देखा कि मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, बच्चों को बचपन से ही स्कूल की व्यवस्था की जाए, उन्हें वहाँ पे उचित मार्गदर्शन दिया जाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसको उच्च स्तर हायर सेकेंडरी का एजुकेशन उसको फ्री में उपलब्ध करवाया जाए। बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, उसकी जो समृद्धि है उसकी देखरेख किया जाए और उसमें एक चहुमुखी विकास की जाए। पुनः ये शिक्षा नीति चलती रही और 1986 में ये समय था इंदिरा गांधी का, नई से जो 1968 में आया था, उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके समय में ये शिक्षा नीति 1968 का आया था। उसके बाद आया 1986 में, और 1986 में इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 1968 के बाद 1986 में पुनः शिक्षा नीति को चेंज किया गया। और इससे पहले 1986 से पहले हमारी जो शिक्षा पद्धति थी उसका जो मंत्रालय था, मिनिस्ट्री था, उसका नाम था शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, लेकिन 1986 के बाद जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने चेंज किया, और उन्होंने क्या किया, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था उसको उन्होंने चेंज करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम बदल करके, जो शिक्षा मंत्रालय था उसका नाम बदल करके क्या बना दिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ओके, उसके बाद जब नरसिम्हा राव की सरकार आई 1992 ईस्वी में, उन्होंने इस 1986 का जो फॉर्मेट था उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया। थोड़ा बहुत बदलाव का मतलब जैसे मध्याह्न भोजन को ऐड करना, उसके बाद जो है आपका जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, आपके अगल बगल के जितने सारे बच्चे हैं उनको जो सरकारी विद्यालय में उसका एडमिशन करवाना, बहुत सारे चीज़ को उन्होंने क्या किया, उसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद मतलब क्या, चेंज नहीं किया गया, सुधार किया गया। 1992 में इस जो राजीव गांधी की सरकार के समय जो नई शिक्षा नीति बनाई गई थी उसको 1992 में पुनः एक बार रिवाइज किया गया। ओके, नेक्स्ट, और उसके बाद आज आपके सामने है 2020 जिस समय नरेंद्र मोदी की सरकार है, उस समय में आज जो अभी 1968 के बाद 2020 में पुनः एक नई शिक्षा नीति आई जिसको हम लोग बोलते हैं NEP 2020, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और इसमें क्या चेंज है, उसी चेंज को आज आपको समझना है। किस नए फॉर्मेट को तैयार किया गया है, उस फॉर्मेट को समझना है। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये नया फॉर्मेट आया क्यों। नया फॉर्मेट आने का मुख्य कारण है कि अभी जो जनरेशन चल रहा है, आप गौर करेंगे, मेरे हर बात को आज आप समझेंगे। ये जो नया यंग जनरेशन चल रहा है, आप गौर किए होंगे कि कुछ साल पहले इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप था, उसके कुछ साल पहले रेलवे का बहुत स्कोप था, उससे कुछ साल पहले बैंकिंग का बहुत स्कोप था, आज के समय में मेडिकल का बहुत स्कोप है। तो होता क्या है हमारे समाज में कि यंग जनरेशन के बीच, जो हमारे यहाँ की युवा भाई बहन हैं, उनके बीच कुछ चीज़ को लेके क्रेज चल जाता है और उस क्रेज के पीछे वो भागने लगते हैं। उन क्रेज से उनको बचाने के लिए, ऐसा नहीं कि अगर कोई बच्चे सभी के सभी मेडिकल की तरफ भागने लगे, सभी के सभी इंजीनियरिंग की तरफ भागने लगे, सभी के सभी कॉमर्स की तरफ भागने लगे, सभी के सभी बैंकिंग की तरफ नहीं, इससे ये समाज, ये विश्व, ये जो ग्लोबल एक इकोनॉमी है, ये वैसे नहीं चलता। ग्लोबल इकोनॉमी तब चलता है जब एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए यदि भारत में 20 इंजीनियर की आवश्यकता है और 10 डॉक्टर की आवश्यकता है, तो मान लो कि 22 लोग चल जाएं इंजीनियर बनने, मात्र 8 लोग डॉक्टर बनने। यदि 2 डॉक्टरों की कमी हो जाएगी तो आपको पता होना, अगर 1 डॉक्टर की कमी हो जाएगी तो उससे कई लोगों का स्वास्थ्य दांव पर लग जाएगा। एक उसके लिए एक भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। इसीलिए सभी लोगों ने मिलकर एक विचार किया। उसमें विचार ये था कि हमारा जो यंग जनरेशन है उसका जो दिमाग है, उस दिमाग को सोचने पर मजबूर किया जाए।
उस दिमाग को एक क्रिएटिव आइडिया से भरा जाए, उस दिमाग के अंदर एक रिसोर्स भरा जाए, ताकि वो दिमाग जब पढ़ने के बाद तैयार हो तो वो काम के लिए कहीं किसी का मोहताज न बने, उसके अंदर इतना क्रिएटिविटी खुद डेवलप हो जाए कि वो कहीं भी अपना रोजगार ढूंढ सके, अपनी सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत बना सके। इसी चीज़ के लिए आज हमारे सामने एक नई एजुकेशन पॉलिसी है जिस पर हम लोगों को विचार करनी है। आप ये मत समझिए इसमें क्या आ चुका है, आप ये समझिए इसमें ये आया क्यों है। और दूसरी बात, जब हम लोग कोरोना से बहुत इस मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब एक वर्ड लाए थे हम लोगों के सामने जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर आप तब बनेंगे जब आपके हाथ में कोई कला हो, जिस कला से आप कमा सकें, आप दूसरों को रोजगार दे सकें, आप समाज के सामाजिक स्थिति, सामाजिक ढांचे को ठीक कर सकें, तो वो होता है आत्मनिर्भरता। और आत्मनिर्भर हम लोग तभी बन पाएंगे जब हमारे पास कोई ना कोई एक कला हो, कोई ना कोई एक आर्ट्स हमको आता हो। इस चीज़ को डेवलप करने के लिए, इसको विकसित करने के लिए ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है। हमारे यहाँ के यंग जनरेशन को क्रिएटिव बनाने के लिए ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है। हमारे यहाँ के बच्चों के अंदर एक क्रिएटिव आइडिया, एक रिसोर्स भरने के लिए उसे एक डिग्री पर डिपेंड नहीं रह के उसके अंदर एक क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है। तो सबसे पहली बात हम लोग को ये समझना है, आप देखे होंगे इससे पहले कुछ बच्चे आर्ट्स पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स पढ़ रहे हैं। और हम जब से पढ़ाना शुरू किए तो हम खुद एक बात का अनुभव किए। एक बैच में जब हम पढ़ा रहे थे तो बच्चों के अंदर जो एक बात था, सबसे पहले तो बात ये होता है कि यदि कोई बच्चा साइंस लेता है और कोई बच्चा आर्ट्स लेता है, तो साइंस का बच्चा के बीच में वो जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो खुद को थोड़ा सा कम फील करता है। ये मेरा मानना है, ऐसा हमने फील किया है, तो आपके सामने ये हम रख रहे हैं। भगवान ना करे ये सही बात हो। दूसरी बात, अब आप देखे होंगे कि जैसे मान लो आप किसी बैच में पढ़ते हो, उस बैच में अगर कोई पीछे साल में बच्चा फेल कर चुका है, जिसे हम लोग एक्स स्टूडेंट कहते हैं, तो वो बच्चा यदि फ्रेशर के साथ बैठ के पढ़ता है, उसके मन में एक अलग प्रकार का एक वो भावनाएं बैठ जाती है कि ये हमसे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने में तेज है और हम थोड़ा पढ़ने में कम तेज हैं। बहुत सारी बातें ऐसी थीं जो शिक्षित बच्चों को शिक्षित करने के बाद भी उसके अंदर एक कुंठा उत्पन्न कर रही थी। वो कुंठा थी आर्ट्स का, वो कुंठा थी साइंस का, वो कुंठा थी इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, कॉमर्स का, अलग अलग प्रकार का। कोई मेडिकल का स्टूडेंट है वो थोड़ा सा उसको ऊंचे दर्जे में गिना जा रहा है, कोई यहाँ पे आर्ट्स का है उसको नीचे दर्जे में गिना जा रहा है। तो ये स्ट्रीमिंग जो प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम से भी बच्चों को बाहर निकालने, उसके अंदर में जो भेदभाव है उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है। ठीक, तो हमारे बच्चों के बीच ये जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है, ये समझ लीजिए आप, हम एक दिन बात कर रहे थे शिक्षा में क्रांति, ये वही शिक्षा में क्रांति, अगर ये सफल रहा तो ये शिक्षा में क्रांति लाएगा। हमारे बच्चों के बीच जो एक भेदभाव बना हुआ है, जो एक बाउंड्री है, जो एक लकीर है, उन सभी लकीरों को मिटाएगा। ये बच्चों के बीच एक सोचने की शक्ति को जागृत करेगा, उसके अंदर एक जो छुपा हुआ आर्ट्स है उसको डेवलप करेगा, उसको चहुमुखी विकसित करेगा। कौन? न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। अगर ये सक्सेस होता है, और इसको सक्सेस करने की जिम्मेवारी केवल सरकार की नहीं है, इसको सक्सेस करने की जिम्मेवारी हम सभी सामाजिक, जो भी समाज में हम लोग हैं, हम सभी समाज के लोगों की जिम्मेवारी है। इस नई शिक्षा नीति 2020 को सक्सेसफुल बनाने की हम लोग एक ठान लें अपने अंदर, ताकि इसके विकास में हम लोग अपनी सहभागिता दे सकें। अब ये होगा कैसे? सबसे पहले तो ये समझते कि होगा कैसे से पहले ये समझते इसके अंदर है क्या। सब पहले जब ये शिक्षा नीति जो अभी चल रही है उसमें हम लोग पढ़ते थे 10+2। आप लोग सुने होंगे 10+2। 10+2 का मतलब क्लास 1 से लेकर के 10 तक। अच्छे समझिएगा इसको। अभी जो शिक्षा नीति चल रही है वो है 10+2। 10+2 का मतलब
कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक, ठीक है, उसके बाद 11th, उसके बाद 12th। तो क्या हो गया, 10 में कितना जुड़ गया, 2। तो इसको बोलते हैं हम लोग 10+2। इसको कहते हैं सेकेंडरी और इसको बोलते थे हायर सेकेंडरी। अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे हैं और इसी में हम लोग पढ़ते थे आर्ट्स के बारे में, इसी में साइंस के बारे में, इसी में कॉमर्स के बारे में, ये अलग अलग चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आया है, जो लागू होने वाला है, हालांकि अभी उसको लागू होने में कम से कम जैसा हमें लगता है कि 2025 या 23 ये लग ही जाएगा, 2-3 साल उसको उसके इम्प्लीमेंटेशन में लग ही जाएगा। तो अभी कोई भी बच्चे इस बात से न डरें कि कुछ चेंज होने वाला है। सर, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि सिलेबस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, ना आपका ऑब्जेक्टिव बढ़ा है, ना सब्जेक्टिव घटा है, किसी प्रकार का ना तो कोई टॉपिक जुड़ा है, ना तो कोई टॉपिक हटा है, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। केवल चेंज है कि किसी काम को करने का, जैसे पहले के लोग साइकिल से चलते थे तो उसको 2 घंटा लगता था, लेकिन उसके बाद बाइक आ गया तो हम लोग बाइक चलते हैं तो बस 15-20 मिनट लगता है। तो बस वही अंतर है, पहले हम लोग साइकिल से चलते थे, अब हम लोग बाइक से चलेंगे। तो मतलब क्या कि एक आप ये समझिए उसमें एक नया एक उसमें बदलाव आने वाला है, वही उसी बदलाव को जानना है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी पढ़ते हैं 10+2। उसमें ये स्ट्रीम है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बहुत सारे इसमें स्ट्रीम है। स्ट्रीम मतलब हो गया कि अलग अलग जो कैटेगरी है, आर्ट्स का कैटेगरी है, साइंस का है, कॉमर्स का, ये सभी के बारे में। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आने वाली है उसको तैयार किया गया है 5+3+3+4 फॉर्मेट में। ये उसका फॉर्मेट है, क्या नाम है फॉर्मेट का, 5+3+3+4, ये उसका फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट में क्या क्या है जरा वो समझिए। हम फिर कह देते हैं, न तो किसी टॉपिक को निकाला गया है, न तो किसी टॉपिक को डाला गया है, न तो मैथ 200 नंबर का होने वाला है, न तो साइंस 50 नंबर का होने वाला है, नहीं, सिर्फ उसी नंबर को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे 100 नंबर में 20 प्रैक्टिकल और 80 आपका थ्योरी, उसी प्रकार नए तरीके से आपने इस नई शिक्षा नीति में इसको बांटा है। अब बांटा कैसे जरा ये समझिए। तो जो नई शिक्षा नीति आने वाली है उसमें क्या है, 5+3+3+4 फॉर्मेट है। 5 का मतलब ये जो आपका 5 है, इस 5 का मतलब क्या है आप ये समझिए। तो क्या हम लोग पढ़े, 5+3+3+4 का ये फॉर्मेट है। अब जरा समझते हैं कि इन सभी का मतलब क्या है। ये जो 5 है, इस 5 को बोला जाता है फाउंडेशन कोर्स। ये एक प्रकार का फाउंडेशन है, नींव है, नींव है। जिस नींव पे आप घर बनाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि नींव, थोड़ा देखे होंगे आप, नींव लोग चौड़ा, मजबूत, मोटा छड़ का बनाता है ताकि उस पर बिल्डिंग खड़ा रहे। हमारे यहाँ का जो जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, उसके लिए एक कोर्स तैयार किया गया है जिसका नाम है फाउंडेशन कोर्स। और ये कितने साल का, 5 साल का। 5 साल में क्या है, 3 साल उसका प्ले है, 3 साल उसका प्ले है। मतलब 3 साल तक वो खेलेगा, कुछ नहीं करेगा, केवल वो खेलेगा। उसी खेल में वो सीखेगा, खेल में सीखेगा कि ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये गधा है, ये लाल कलर है, ये पीला कलर है, 2 अलग अलग कलर को मिलाते हैं तो नया क्या हो रहा है। मतलब बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में वो सीखेगा। अपनी मातृभाषा को सीखेगा, मातृभाषा में बात करना सीखेगा, कहानी सीखेगा, कहानी को अलग अलग तरीके से वो बोलना सीखेगा। ये सभी चीज़ कहाँ सीखा, वो प्ले। तो ये वही प्ले है जिसे आप नर्सरी, LKG और उसको UKG आप कहते थे। ये वही 3 साल, लेकिन उसका नाम क्या है, प्ले। और उसके बाद जो 2 साल हुआ उसमें है क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1, क्लास 2, ये 5 साल का कोर्स है। मतलब 5 साल का जो फाउंडेशन है उसमें 3 साल आप खेलेंगे, 3 साल बच्चा खेलेगा। उसके बाद चौथे साल में क्लास 1 में जाएगा और 5वें साल में क्लास 2 में जाएगा। और खुशखबरी ये है कि इस फाउंडेशन में उसका किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। इस फाउंडेशन में उस बच्चे का किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। उसको केवल सीखना है, उसके दिमाग में किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। वो समाज को देखेगा, उससे सीखेगा और सीखते सीखते ही खेल में ही वो 5 साल का जो फाउंडेशन कोर्स है उसको वो पूरा कर लेगा। उसके पास जो 5 साल का फाउंडेशन कोर्स है, इस कोर्स को वो पूरा करके क्लास 2 में चला गया। और इस दरमियान उसका नो एग्जाम, किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम उसका नहीं लिया जाएगा। 5 साल पूरा। अब कौन हो गया, अगला तीसरा साल।
अगला जो 3 साल है, ये जो 3 साल है ये है आपका आफ्टर फाउंडेशन। क्या नाम है इसका? आफ्टर फाउंडेशन। इसको हम लोग बोलते हैं प्रीपैरेटरी कोर्स। ये प्रीपैरेटरी कोर्स है, मतलब फाउंडेशन कोर्स जो हुआ, खत्म हुआ आपका, उसके बाद जो दूसरा कोर्स शुरू हुआ उसका क्या नाम है? प्रीपैरेटरी कोर्स, मतलब आफ्टर फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद। और इस फाउंडेशन के बाद में आप जाएंगे क्लास 3 में, आप जाएंगे क्लास 4 में, और आप पढ़ेंगे क्लास 5 को। ये 3 क्लास आप पढ़ लिए, 3 क्लास। और ये जो तीनों क्लास है, ये जो आपने देखा, ये आपका मातृभाषा में पढ़ाई होगी, ये मदर टंग में पढ़ाई होगा। अगर आप मराठी हैं तो मराठा पढ़िए, अगर आप किसी दूसरे जगह के हैं तो वहाँ की जो स्थानीय भाषा, जैसे आप बंगाल के हैं तो आप बंगाली पढ़िए, आप अगर मिथिला के हैं तो आप मैथिली पढ़िए या हिंदी में पढ़िए, ये हुआ। और उसके बाद ये जो भाषा है, यहाँ से आपको मिलेगा, मातृभाषा तो रहेगा ही, साथ में इंग्लिश आपको पढ़ना है, इंग्लिश प्लस मातृभाषा, जो मदर लैंग्वेज आपका, जो मदर टंग है, उसमें आपको पढ़ना है। साथ में आपको एग्जाम भी देनी है। प्रीपैरेटरी जो कोर्स है उसमें आपका क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की पढ़ाई होगी। आप बच्चे इसमें मैथ पढ़ेंगे, बच्चे इसमें साइंस पढ़ेंगे, बच्चे इसमें भूगोल पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें एक इंग्लिश भाषा पढ़ेंगे, मदर टंग मातृभाषा तो पढ़ेंगे ही, और उसका एग्जाम होगा, और वो 3 से 4, 4 से 5 में शिफ्ट करेंगे। ये जो फाउंडेशन कोर्स है इसका नाम क्या है? प्रीपैरेटरी। कोई चेंज नहीं है, जो पहले की जो क्लास थी उसमें जो बच्चे पढ़ते थे वही सिलेबस यहाँ भी है, केवल उस सिलेबस को पढ़ाने का तरीका बदला है। उस सिलेबस को पढ़ाने के लिए आपने क्रिएटिव आइडिया यूज किया है। ओके, अब आइए, तो अब जो तीसरा पॉइंट है, फिर तीसरा है 3। ये जो आपका 3 है इसका नाम है इसका नाम है मिडिल स्टेज या मिडिल कोर्स। ये हो गया आपका मिडिल स्टेज। आप कहाँ पे हैं? आप प्रीपैरेटरी में क्लास 5 पास कर चुके हैं, तो आप कहाँ जाइएगा? आप जाइएगा क्लास 6 में, आप जाइएगा क्लास 7 में, और आप जाइएगा क्लास 8 में। क्या आपने पूरा कर लिया? क्लास 8 पूरा कर लिया। इसमें भी वही है, आपको एग्जाम देना है, आपका एग्जाम होगा, और उसके बाद आपको इंग्लिश पढ़नी है, मदर टंग पढ़नी है। और यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि अगर आप बच्चे चाहें, यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ बताया गया है। यहाँ के बाद सबसे पहले आप इंग्लिश पढ़ेंगे, आप मदर टंग पढ़ेंगे, MT का मतलब मदर टंग, मातृभाषा आप पढ़ेंगे। साथ में अगर आप चाहें तो कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, अगर किसी का मन है हम इंग्लिश के अलावा फ्रेंच सीख लें, किसी का मन है हम चाइनीज़ सीख लें, ठीक है, तो ये चीज़ आप बच्चा यहाँ पे पढ़ सकता है। अगर उसका नहीं मन है तो वो नहीं भी पढ़ सकता है, ये उस पर प्रेशराइज नहीं है। अगर उसका मन किया, किसी का मन है हम साथ में कंप्यूटर पढ़ लें, वो कंप्यूटर पढ़ लेगा। साथ ही यहाँ पे अगर किसी का मन है कि हम मछली पालन सीख लें तो वो मछली पालन सीख लेगा। किसी का मन है हम गार्डनिंग सीख लें, बागवानी सीख लें, तो वो बागवानी सीख लेगा। किसी का मन है कि हम जो है बढ़ई वाला काम सीख लें तो वो बढ़ई वाला काम सीख लेगा। अगर किसी का मन है कि हम कोडिंग डिकोडिंग सीख लें, जैसे ऐप्स बनता है, गूगल का ऐप्स है या व्हाट्सएप का ऐप्स है, या ये सभी जो ऐप्स है उसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, अगर वो सीख ले, वो यहाँ पे ये सीख सकता है कि हम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं वो वेबसाइट कैसे बनाया जाए, ये सीख ले। वो कंप्यूटर लैंग्वेज सीख सकता है। इस प्रकार का क्लास 6 से ही उस बच्चे के लिए इस प्रकार का जो वोकेशनल ट्रेनिंग है ये भी उसको दिया जाएगा। अगर बच्चा चाहे तो ये भी वो स्वेच्छा से वो कर सकता है। अगर कोई पढ़ने के साथ बढ़ई वाला काम सीखना चाहता है, अगर कोई पढ़ने के साथ और कुछ सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है। उसके लिए उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसको ट्रेंड किया जाएगा, उसको एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, उस ट्रेनिंग का सबूत दिया जाएगा। तो आप कहाँ तक पहुँच गए? क्लास 8 में। अब आप समझिए क्लास 8 तक पहुँचते पहुँचते बच्चा कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। समझिए आप इसको, वो जो बच्चा है वो क्लास 8 पास करते करते कितना डेवलप हो चुका है। तो आपने क्या देखा? मिडिल स्टेज को आपने पार कर लिया, फाउंडेशन स्टेज, प्रीपैरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, तीनों फिनिश। अब जो अगला स्टेज है जरा वो देखेंगे, जो अंतिम स्टेज है उसमें क्या हम लोगों को सीखना है। तो अब क्या बच गया? +4 फॉर्मेट। जरा देखिएगा,
अब हम लोग को सीखना है +4 फॉर्मेट को, कि ये +4 फॉर्मेट जो है इसमें क्या है। +4 फॉर्मेट जो है, इस +4 फॉर्मेट में क्या है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। इसका नाम है सेकेंडरी स्टेज, ये सेकेंडरी कोर्स है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है +4। ये कौन सा, ये है +4। +4 का मतलब इसमें क्लास 8 तक तो आप पास कर गए, तो क्लास 9, क्लास 10th, क्लास 11, क्लास 12, ये आपके पास ये 4 है। क्लास 9th, 10th, 11th और 12th। वही चीज जो आप पहले पढ़ते थे वही आप अभी भी पढ़ेंगे। यहाँ भी आपके एग्जाम्स होंगे, यहाँ भी आपको पास करना पड़ेगा। 9th पास करेंगे 10th में जाएंगे, 10th पास करेंगे 11th में जाएंगे, 11th पास करेंगे आप 12th में जाएंगे। लेकिन जो एग्जाम आप पहले 1 साल पढ़ने के बाद देते थे, पहले 11th का एग्जाम उतना मायने नहीं रखता था। बच्चा सिर्फ 2 एग्जाम को पढ़ता था, एक 10th को पढ़ता था, एक 12th को पढ़ता था। बच्चा 9th वाइन्थ कुछ नहीं पढ़ा, सीधा 10th में आके पढ़ गया, 10th पास कर गया, फिर 11th नहीं पढ़ा, पंजाब चला गया, उसके बाद वो 12th से पढ़ा, 12th पास कर गया, हो गया, उसको डिग्री मिल गया। लेकिन इस सिस्टम को ख़त्म किया गया है ताकि अगर बच्चे के ऊपर थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर दिया जाए, और प्रेशर देना जरूरी था, ये बहुत ज़रूरी था। एक शिक्षक होने के नाते हमें लग रहा है ऐसा कि उसको एग्जाम का प्रेशर देना बहुत ज़रूरी था, और वो दिया गया, ठीक है। और इस चीज़ के लिए वो पढ़ेगा। अगर वो पढ़ेगा, अगर बच्चा, हमने कितनी बार जोड़ दिया, अगर 9, 10th, 11th अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो भारत का कोई भी जॉब आपके हाथ में होगा। और वही सिस्टम आया है। अगर आप अब यदि आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो कोई भी जॉब आपके हाथ में है। तो अब क्या किया गया कि ये जो पहले 10th और 12th पर बच्चा लटका रहता था, अब उस चीज़ को बाहर किया गया। अब उसका कहना है, जैसे मान लो आप 9th में हो तो 9th पूरा 1 साल का होगा, 1 साल में 2 छमाही होगा। पहले छमाही को बोलेंगे फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, और इसको बोलेंगे सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर। ये क्या किया गया, जो 10th होगा उसको भी बांट दिया, किसमें बांट दिया, फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम। फिर जो 11th है उसको भी बांट दिया, किसमें, उसको भी बांट दिया फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में। जो 12th है उसको भी बांट दिया, किसमें, फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में। बात को समझिए, क्या किया, बांट दिया। 9th, 10th, 11th, 12th सबको क्या किया, 2-2 भाग में सेमेस्टर वाइज बांट दिया। अब क्या है, जैसे पूरा सिलेबस हुआ तो पहला 6 महीना, सेमेस्टर का मतलब हो गया 6 महीना, पहला 6 महीना खत्म हुआ, इसका मतलब आपने आधा पढ़ लिया। जब आपने आधा पढ़ लिया तो वहां तक का एग्जाम हो जाएगा। आपने जितना पढ़ लिया वहां तक का एग्जाम हो गया, अब आधा बचा। इससे क्या हुआ, बच्चे के ऊपर जो 1 साल पढ़ने और उसका लास्ट में एग्जाम देने का प्रेशर था, वो प्रेशर खत्म हो गया। बच्चा केवल 6 महीना पढ़ा, एग्जाम दे दिया, उसको छुट्टी मिल गया 6 महीना के सिलेबस से। फिर सेकेंड सेमेस्टर में वो आधा पढ़ेगा और उसका एग्जाम दे देगा, और वो 9th पास कर गया। कहाँ चला गया, 10th में। फिर 10th का पहले 6 महीना, फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब 6 महीना, फिर सेकेंड सेमेस्टर का मतलब 6 महीना, वो क्या करेगा, फिर शुरू का 6 महीना पढ़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे देगा, उस 6 महीने से वो बाहर निकल गया। फिर सेकेंड सेमेस्टर में अगला 6 महीना, अगला जो आधा सिलेबस है उसको पढ़ेगा, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देगा, दोनों में पास किया, वो 10th से क्लास से निकल के कहाँ चला है, क्लास 11th में। 11th में आधा साल पढ़ा, उस उतना सिलेबस का एग्जाम वो फर्स्ट सेमेस्टर में दे दिया, फिर अगले 6 महीना में आधा सिलेबस को पढ़ा, उसका एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर में दे दिया, वो दोनों सेमेस्टर में पास हो गया, वो कहाँ चला गया, 12th क्लास में। जब 12th में चला गया, फिर वो 6 महीने पढ़ा, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम दे दिया, सेकेंड में पढ़ा, सेकेंड का दे दिया, और उसको क्या हुआ, वो पास हो चुका, वो पास हो गया। अब जब यहाँ से पास वो हो गया, अब बहुत के बच्चों के मन में ये आएगा कि सर अगर बाय द वे वो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल कर गया, अगर वो फर्स्ट में फेल करेगा तो सेकेंड सेमेस्टर में उसको मौका दिया जाएगा कि जिस में उसको बैक लगा है, मतलब वो फेल किया है, उसको वो सेकेंड सेमेस्टर में पूर्ण रूप से तैयारी करके उससे वो बाहर निकल सके, उसका एग्जाम दे करके अपना जो बैकलॉग है उसको वो क्लियर कर सके। बैकलॉग का मतलब हो गया जिसमें आप फेल कर चुके हैं, या भगवान न करे कभी ऐसा हो, अगर हो तो ऐसा। अब 9th में से पास करेंगे, 10th में जाएंगे, 10th पास करेंगे, 11th में जाएंगे, और 11th पास करेंगे तो 12th में जाएंगे। मतलब पहले जो बोर्ड था, सर बोर्ड वही है,
पहले जो बोर्ड था अब बोर्ड वही है, अब क्या हुआ केवल सेमेस्टर कर दिया, सेमेस्टर कर दिया, सेमेस्टर कर दिया। सेमेस्टर पास करते करते आप कहाँ चले गए, 12th में चले गए। अब 12th तक में, अब यहाँ तक में जैसे देखे होंगे हम लोग 9, 10 सेम पढ़ते थे सब लोग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, मैथ पढ़ लिए, साइंस पढ़ लिए, संस्कृत पढ़ लिए, हिंदी पढ़ लिए, उर्दू पढ़ लिए, और हम लोग पास करके चले गए 10th में। यहाँ तक सब लोग पढ़ के पहुँच गए। उसके बाद 11th में जब जाते हैं, कुछ बच्चा आर्ट्स लेके, कुछ म्यूजिक लेके, कुछ साइंस लेके, कुछ कॉमर्स लेके, वहाँ से क्या हुआ, स्ट्रीम अलग कर लिया, अपना अपना विभाग अलग कर लिया। स्ट्रीम जो था, जो विभाग था, उस विभाग को भी आपने क्या किया, ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म किया वो देखिए। जैसे मान लो कि आपके पास कुछ विषय हैं, जैसे ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, अकाउंटेंट है, कॉमर्स है, मतलब बहुत, ये पूरा एक मान लो एक रूम में पूरा चैप्टर, ये टॉपिक मतलब कि विषय सब्जेक्ट बढ़ा हुआ है। अब हम एक स्टूडेंट हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आपका मन है कि हम सर फिजिक्स मज़ा आता है तो फिजिक्स पढ़ लिए, ले लिए, बगल से मैथ सर अच्छा है, मैथ ले लिए, सर हमको ज्योग्राफी भी अच्छा लगता है, ज्योग्राफी ले लिए, सर हमको अकाउंट भी पढ़ना है, आप अकाउंट ले लिए, सर हमको हिंदी भी, सर आप हिंदी भी ले लिए, पुड़ गया। मतलब क्या, इसमें क्या हुआ, आप फिजिक्स पढ़ लिए, साइंस के स्टूडेंट हो गए, आप ज्योग्राफी पढ़ लिए, आप आर्ट्स के हो गए, अकाउंट पढ़ लिए, आप कॉमर्स के हो गए। मतलब क्या है कि अब जो ये आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स का झमेला था वो ख़त्म। मतलब कोई भी बच्चा आर्ट्स का, कोई साइंस का, कोई कॉमर्स का, ऐसा नहीं है। आपको जिस सब्जेक्ट में, मान लीजिए किसी को साइंस पढ़ना है, उसको फिजिक्स अच्छा लगता है, केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा लगता है, बायो अच्छा नहीं लगता। अगर वो साइंस लिया तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेगा तो उसको तो या तो बायो पढ़ना पड़ेगा या तो मैथ पढ़ना पड़ेगा, उसको मजबूरी है, वो पढ़ना नहीं चाह रहा है। सर इस चीज़ से हमारे बच्चों को छुटकारा मिल चुका। मतलब जो विभाग का एक समस्या था, जो स्ट्रीम का समस्या था, वो ख़त्म हो चुका। आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ सकते हैं। तो आप कहाँ तक पास कर गए, आप पास कर चुके हैं सेकेंडरी, 5+3+3+4, आप सेकेंडरी पास कर चुके। सिलेबस वही है, कंटेंट वही है, केवल उस कंटेंट को जो इम्प्लीमेंट करते थे हम लोग, उसका प्रोसेस चेंज हो चुका है। सर स्ट्रीम चेंज हो चुका, बच्चे को जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो पढ़ेगा, उसको जितना अच्छा लगता है उतना पढ़ेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसको 9th भी पढ़ना पड़ेगा, उसको 10th भी पढ़ना पड़ेगा, 11th भी पढ़ना पड़ेगा और 12th भी पढ़ना पड़ेगा। अब चलते हैं, अब आप कहाँ चलेंगे, ग्रेजुएशन में। अब समझिए कि ग्रेजुएशन में क्या है। ग्रेजुएशन को क्या किया गया है, इसको 4 भाग में बांट दिया गया। समझिएगा, इसको 4 भाग में बांट दिया गया। अगर पहले हमारे यहाँ ग्रेजुएशन जो था, पहले हमारे यहाँ जो ग्रेजुएशन था उसको हम लोग डिग्री लिख देते हैं। डिग्री मतलब क्या, ग्रेजुएशन। पहले ग्रेजुएशन कितने साल का, तो पहले था 3 साल का, 3 साल का, ठीक है। उसमें क्या था, मान लीजिए कोई लड़का फर्स्ट ईयर पास कर लिया और सेकेंड ईयर में उसका एग्जाम छूट गया, तो अब उसको फिर से नया एडमिशन, नया रजिस्ट्रेशन, नया फॉर्म भरना पड़ेगा और उसको फर्स्ट ईयर से देना पड़ेगा। बीच में गैप हो गया, पढ़ाई छूट गया, तो उसको फिर शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, इस चीज़ को भी ख़त्म किया जाए, तो वो क्या किया, इसको अलग अलग भाग में बांट दिया। सबसे जो पहला भाग था, सबसे जो पहला भाग था, आज हम ये जो एजुकेशनल पॉलिसी है उसका केवल पॉजिटिव व्यू को बता रहे हैं। हम इस पर अपना नेगेटिव व्यू भी रखेंगे, लेकिन आज नहीं, आज केवल पॉजिटिव व्यू देखेंगे। जो पहला स्टेज है, पहला स्टेज इसको बोला सर्टिफिकेट। दूसरा जो स्टेज है उसका नाम है डिप्लोमा। तीसरा जो स्टेज है, तीसरा जो स्टेज है उस तीसरे स्टेज का नाम है डिग्री। और जो चौथा स्टेज है उसका नाम है रिसर्च। तो सबसे पहली बात कि आपको ये समझना पड़ेगा, यदि कोई लड़का फर्स्ट ईयर पास कर गया तो उसको जो रिजल्ट मिलेगा, उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको जो रिजल्ट मिलेगा, उसके रिजल्ट पे लिखा होगा ग्रेजुएशन ऑफ सर्टिफिकेट या डिग्री ऑफ सर्टिफिकेट। मतलब क्या, सर्टिफिकेट अगर आपके रिजल्ट पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपने अपने ग्रेजुएशन का 1 साल पढ़ लिया। अब देखेंगे, अगर आपने 2 साल पढ़ लिया तो आपके सर्टिफिकेट पर डिप्लोमा लिखा रहेगा। अगर आपने 3 साल पढ़ लिया तो आपके
रिजल्ट पर डिग्री लिखा रहेगा। अगर आपने चौथा साल पढ़ लिया तो आप पे रिसर्च लिखा रहेगा। ओके, अब आप ये समझिए, इस चीज को एक वर्ड दिया गया, इसको दिया गया मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। एक वर्ड दिया गया मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। समझिएगा, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, ये वर्ड क्या है? इस वर्ड का मतलब होता है कि मान लो आप पहला साल पढ़ लिया तो आपको क्या मिल गया? सर्टिफिकेट मिल गया। आप देखेंगे उसके बाद आप 3 साल नहीं पढ़े, मन नहीं किया पढ़ने का, पैसा नहीं था, कोई कारण आप बीमार पड़ गए, भगवान न करे कभी ऐसा हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम्स आ गया कि आपने 1 साल पढ़ा, आपका कॉलेज छूट गया। अगर आप फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका ये जो पहला साल पढ़ा हुआ था वो बेकार नहीं जाएगा। आप जस्ट जाइए, अपना रोल नंबर, रोल कोड, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बताइए और आपको अगले साल की पढ़ाई के लिए एडमिशन, मतलब डिप्लोमा के लिए आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपने फिर क्या किया? 1 साल पढ़ लिया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, किसका? डिप्लोमा का। फिर आप 2 साल छोड़ दिए, आप जब फिर वापस आओगे तो आपको पुनः ये दोनों नहीं करना है, डायरेक्ट आपका एडमिशन किसके लिए होगा? डिग्री के लिए होगा। उसके बाद डायरेक्ट आप कहाँ जाएंगे? रिसर्च में जाएंगे। ओके, तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि ग्रेजुएशन जो था वो इस 4 भाग में बांटा गया। कुछ बच्चे होते हैं जो मान लीजिए कि यहीं तक पढ़ा, हम लोग इससे पहले हम पहले ही बताए कोई चेंज नहीं है, केवल उसी चीज़ को नए तरीका से प्रस्तुत किया गया है। अगर मान लीजिए कि आप पहले आपके यहाँ मेहमान आता है, आप उसको चाय परोसते हैं, तो आपने क्या किया? बिस्किट दे, चाय कप में दे करके बिस्किट हाथ में पकड़ा दी। वही चाय बिस्किट एक दूसरे फैमिली में गए तो वो प्लेट में, कप में चाय, बगल में बिस्किट, थोड़ा सा अच्छा लगता है, अपनापन जैसा आवाज़। बस वही कहानी है यहाँ पे सर, सब कुछ वही है, वही कंटेंट है, वही तरीका है, वही सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है, केवल परोसने का तरीका अलग है। परोसने का तरीका अलग है। आपके सामने जो उसको जो रखने का एक प्रस्तावित जो किया गया है वो एक तरीका अलग है। बस यही चीज़ आपको समझना है। तो जनरली हम लोग 3 साल अगर डिग्री ले लिए, मतलब हमारा जो ग्रेजुएशन है वो क्लियर हो गया। इसके बाद यदि आप हायर विभाग में जाते हैं, अपने हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तब जो आपका मास्टर डिग्री होता है, मास्टर डिग्री, अगर कोई बच्चा 3 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है, समझिएगा, यदि कोई बच्चा 3 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसको मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए 2 साल पढ़ना पड़ेगा। समझिए बात को, यदि कोई बच्चा 3 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसको मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए, जैसे हम लोग बीटेक हैं, हम लोग को एमटेक करने के लिए 2 साल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई बच्चा 4 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसको मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए केवल 1 साल पढ़ना पड़ेगा। मतलब हायर एजुकेशन यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, या यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, 5 साल का होने वाला है। अगर कोई, क्योंकि अब दूसरी बात, कोई यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। सर आप या तो यहाँ से यहाँ आएंगे या तो आप यहाँ से यहाँ आएंगे। इन सभी बातों को आप समझिए। तो ये सभी जो पॉइंट्स आपके सामने ये है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में इस प्रकार का चेंजेज है, कोई खास बात नहीं है। फिर से केवल उस चीज़ को परोसने का तरीका अलग है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग किसी भी प्रकार का, जैसे बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या सर एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका, क्या सर आप 10th और 12th में एग्जाम? सर होगा नहीं, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ चुका है, आपके अंदर अब पढ़ने की ललक बढ़ानी होगी, आपको अब मजबूती के साथ खड़ा होना होगा और खूब जम के पढ़ाई करनी होगी, ताकि आप इस नए एजुकेशनल पॉलिसी, ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, केवल इस पॉलिसी को हम सबों के सामने प्रस्तुत किया गया है। इसको इम्प्लीमेंट होने में, इसको लागू होने में थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा, लेकिन अगर इस चीज़ को सुचारू रूप से लागू किया जा सका तो हम उम्मीद करते हैं कि ये एजुकेशन हमारे समाज को बदलने में शायद हमारे समाज को बदलने में शायद ये एक अच्छा सा तरीका हमारे सामने उपलब्ध है। ये तरीका हमारे सामने उपलब्ध है, इसीलिए उपलब्ध है क्योंकि इस शिक्षा नीति से बच्चों के अंदर जो एक टेक्नोलॉजी की भावनाएं हैं वो जागृत होंगी, उनके अंदर जो
जो आज संसार ग्लोबलाइज हो रहा है, एक देश के लोग दूसरे देश में जाके अपना फैक्ट्री चला रहे हैं, काम धंधा शुरू कर रहे हैं, अब वो ये जो हमारे यहाँ का यंग जनरेशन है ये वो कर सकता है। और साथ में आप एक चीज़ समझ लें कि पूरा विश्व के टॉप 50 जो यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी यूनिवर्सिटी को आमंत्रित किया गया है कि वो भारत में आकर के अपना ब्रांच खोल सकता है। जो विदेशी यूनिवर्सिटियां हैं वो उनको अब अलाउ किया गया है, उनको आमंत्रित किया गया है, उनको इनवाइट किया गया है कि आप आइए, मेरे यहाँ ब्रांच खोलिए और हमारे यहाँ के बच्चों को शिक्षित करिए। ठीक है, तो ये भी एक नई चीज़ है हमारी शिक्षा पॉलिसी में। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझे होंगे। हम आगे इस पे और भी वार्ता करेंगे, लेकिन पहले आप इसे समझें, इसके बारे में जानें, और फिर हम लोग इस चर्चा को आगे करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।